नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टी और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आईसीएआई ने काफी सारे चेंजेस बोल लो, एडिशंस बोल लो, अमेंडमेंट्स बोल लो, जो भी है इंट्रोड्यूस किए हैं थ्रू देयर न्यू मॉड्यूल ऑफ फॉर मे 21 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। तो उसी संदर्भ में उसी सिस्टम को टेक फॉरवर्ड करते हुए मैंने आपको कहा था कि मैं भी आप लोग के लिए कुछ रिवीजन लेक्चर्स बोल लो या ये सब जो एडिशन हुए हैं सम्स रिलेटेड या कॉन्सेप्ट रिलेटेड, वो जरूर आप लोग के साथ यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करूंगा। एंड उसी चीज के आज जो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा आप देख सकते हो ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस बोल लो, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी बोल लो, द शॉर्ट फॉर्म रिमेन्स द सेम विच इज ओईई। तो यहां पे फॉर्मूला में चेंज कर दिया है इंस्टीट्यूट ने अपने नए मॉड्यूल में। तो वो नए फॉर्मूला क्या है, ओई का कॉन्सेप्ट क्या है एंड उससे रिलेटेड सम्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो सब अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट इट वेरी वेरी सुन। बट जैसा मैंने आपको कहा था कि प्लीज अपना, अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड 5 है देन इन दैट केस कीप योर ऑप्टिमाइज्ड 5 ओपन। अगर आपके पास ऑप्टिमाइज 5 नहीं है देन इन दैट केस आप मॉड्यूल आपका अपने मोबाइल पे खोल सकते हो, तो वहां पे भी आपको ये चीज मिल जाएंगी। एंड अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड 4 है तो जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि 4 और 5 के जो चेंजेस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, विच आई हैव ऑलरेडी डन। सो वो भी आप वहां पे से चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट let us quickly start with this important topic। important इसके लिए because I think around 5 to 6 अटेम्प्ट में से 2 या 3 अटेम्प्ट में, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ओईई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। आई थिंक अभी तक 6 में से 2 या 3 अटेम्प्ट में वो पूछ चुका है सम्स रिलेटेड टू ओईई। बिकॉज ऑफ मे 21 में उन्होंने चेंज लाया है, सो इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट कि ये बार भी आ सकता है। नॉनदलेस, सो अब अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है ओईई का। उससे रिलेटेड भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो डाला हुआ है, बट स्टिल मैं फिर भी वापस से पूरा आप लोग को ओईई का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। सेकेंड, मैं आप लोग को जो फॉर्मूला है लॉजिकली एक एग्जांपल्स के साथ वो एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड थर्ड, आईसीएआई के जो सम्स है रिलेटेड टू ओईई वो भी अपन लोग कर देंगे। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाते रहूंगा जहां पे रिवीजन हो या कोई नई चीज ऐड हुई हो, अपडेट्स हो, वो सब चीजें रिलेटेड वील कीप ऑन डिस्कसिंग। ठीक है, तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओईई। सो हियर इट इज, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टीपीएम। देखो एक चीज समझो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग। एंड कॉस्टिंग में वन ऑफ द मेजर कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपन करते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। करेक्ट है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किससे मैन्युफैक्चर करेगा, बोलो व्हाट इज द सोल इंग्रेडिएंट थ्रू विच द मैन्युफैक्चरिंग इज डन। मेरे हाथ में ये पेन है, किससे मैन्युफैक्चरिंग हुआ रहेगा। मैंने ये टी शर्ट पहना है, किससे मैन्युफैक्चरिंग हुआ रहेगा। कैन आई से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी रिक्वायर इज अ मशीनरी। करेक्ट है। सो मशीनरी जिससे पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, मतलब कोई भी आपको काम करना है तो उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए। या इट कैन बी अ स्मॉल मशीन, इट कैन बी अ बिग मशीन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू मेक। बट ऑब्वियसली आपको उसके लिए मशीनरी की जरूरत तो है ही। इस मशीनरी का अपने को परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना पड़ेगा बॉस। सी क्या है पता है क्या, ये कॉन्सेप्ट आज की तारीख में इंडिया के लिए बहुत यूजफुल है। बिकॉज इंडिया इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ मेक इन इंडिया, wherein we are getting a lot of companies which are situated outside India now coming in India and making manufacturing as their hub in India. Like you can take an example of Samsung, नोएडा में उन्होंने एक बहुत ह्यूज फैक्ट्री सेटअप किया है। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल, वो भी यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। टेस्ला ने अपना कुछ यहाँ पे ऑपरेशन सेटअप कर दिया है। सो अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो अदरवाइज कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो अब इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में अब अगर वो लोग आ रहे हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू रिक्वायर इज मशीनरी। अब वो मशीनरी में बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चेक करने के लिए वी हैव दिस कॉन्सेप्ट वेयर इन a measurement, a performance measurement of machinery is done through something called as OEE,
ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। समझी गुडू क्या बोला मैं? ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। एज आई सेड, इसको प्यार से कुछ लोग ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी भी बोलते हैं। आइदर वेज डजंट मैटर। तो ये होता क्या है इसमें, देखो मैं आपको बताता हूं क्या है। अगर मेरे को आपको जज करना है दैट वेदर यू आर अ गुड स्टूडेंट और नॉट, क्या आप सीए बनने के लायक है या नहीं, तो मैं कैसे जज करूंगा आप मुझे बताइए। हाउ विल आई जज यू? बेस्ड ऑन योर मार्क्स? मतलब आज की तारीख में तो वही एक अपने पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई तू सीए फाइनल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 में पास हुआ तो तू चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो मार्क्स इज द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल फैक्टर्स चाहिए जिससे अपने को पता चलेगा कि वो मशीन कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बोला? कैसा परफॉर्म कर रहा है। दिस परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज OEE। और ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस है जिनको आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं। सो आर यू रेडी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मशीनरी जिससे आउटपुट आता है, तो वो जो मशीनरी आउटपुट दे रही है प्रोडक्ट्स का, वेदर इट इज वर्किंग एफिशिएंटली और नॉट, वेदर इट इज वर्किंग एफिशिएंटली और नॉट, वो जज करने के लिए जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज OEE। दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज OEE। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? तो जैसा मैंने आपको बोला कि अगर मुझे जज करना है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैसे जज करूंगा मैं? सर बेस्ड ऑन आवर मार्क्स। बराबर है। अगर मुझे पता करना है कि भाई कोई क्रिकेटर अच्छा खेल रहा है या नहीं, कोई बैट्समैन अच्छा खेल रहा है कि नहीं, कैसे मैं पता करूंगा? बेस्ड ऑन कितना रन स्कोर कर रहा है। कोई बॉलर के लिए मुझे फाइंड करना है बेस्ड ऑन कितना विकेट्स ले रहा है। राइट? सो ये सब जो क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया होते हैं वो इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। एंड आज आपका या मेरा या कोई क्रिकेटर का नहीं, we are going to find out the performance of a machinery by using a concept called as overall equipment effectiveness. Continuing. So अब ये मशीनरी को मेरे को कैसे फाइंड करना है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है? सो समझो आपको फोटोकॉपी कराना है। फोटोकॉपी समझते हो? नहीं, जेरोक्स कराना है। अब समझे? सो अपन लोग यूजुअली बोलते हैं कि अरे जा चल जेरोक्स करा के लेकर आ। इट्स नॉट जेरोक्स, इट इज फोटोकॉपी। जेरोक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी। मतलब आप सोचो वो कंपनी ने क्या लेवल पे काम किया है कि मतलब फोटोकॉपी को इक्विवेलेंट लोगों ने जेरोक्स बना दिया। एनीवेज वो दूसरा मैटर है, फिलहाल आ जाओ इसके ऊपर। सो अभी अगर मेरे को एक फोटोकॉपी कराना है तो मैं फोटोकॉपी कराऊंगा किसके ऊपर? जेरोक्स मशीन होती है उसके ऊपर फोटोकॉपी होगी। तो मैं गया एक स्टेशनरी की दुकान में और उसको बोला कि भैया इसका फोटोकॉपी करके देना। और वो बंदे ने बोला अरे नहीं नहीं मेरा तो मशीन खराब है, आप शाम को आना। अब डज इट गिव अ गुड इंप्रेशन? नो। सो मशीनरी आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि मैं जब गया तब वो मशीन था ही नहीं, चल ही नहीं रहा था। सो इसका मतलब परफॉर्मेंस ऑफ दैट मशीन, वो जेरोक्स वाला का मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सेम वे अगर मैंने उसको बोला कि भैया 1000 पेजेस है, आप मेरे को हाफ एन आवर के अंदर करके दे दीजिए, 1 आवर के अंदर करके दे दीजिए, नहीं बोला नहीं नहीं मेरा मशीन तो स्लो है, उसको तो 5 घंटा लगेगा। अगेन परफॉर्मेंस ऑफ दैट मशीन इज नॉट गुड। सो इन सच सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस में ऑब्वियसली अपन को तो एक ऐसा मशीनरी खरीदना है विच गिव्स द बेस्ट क्वालिटी, विच गिव्स द बेस्ट स्पीड। समझो मैंने जेरोक्स के लिए दिया 100 पेज दिया, वो 100 पेज में से 5 पेज का जेरोक्स बराबर आया ही नहीं, एकदम ब्लैक ब्लैक आया। सो अगेन ये भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर एक जेरोक्स मशीन को मेरे को जज करना हो तो आपने देखा मेरे क्या क्या क्राइटेरियाज थे। मैंने आपको पहले पूछा कि क्या वो अवेलेबल है क्या? नहीं नहीं सर अभी आप 11 बजे देकर जा रहे हो, शाम को 6 बजे आना, अभी मेरा खराब है, 2 घंटे बाद ठीक होगा। तो अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस इज नॉट गुड ऑफ दैट मशीन। स्पीड 1 घंटे में 100 पेज आना चाहिए, नहीं नहीं सर 5 घंटा लगेगा 100 पेज को। अगेन स्पीड, availability, two of the most important criteria. And third is the quality. 100 पेज निकाला उसमें से 5-6 पेज तो खराब आ रहा है क्या फायदा? सो अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो ये तो मेरा जेरोक्स वाला छोटा सा मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए एग्जांपल दिया, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग जो डेप्थ में मैं आपको पहुंचाने जा रहा हूं। सो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज जज्ड बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरियाज। अब तक क्लियर हो गया होगा क्या? अवेलेबिलिटी, स्पीड जिसको अपन बोलेंगे परफॉर्मेंस, एंड क्वालिटी।
एवरीबॉडी रिपीट विद मी, क्या बोला? अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स है विच विल डिटरमाइन वेदर आर मशीनरी इज परफॉर्मिंग अप टू द मार्क और नॉट, और उसके कैलकुलेशंस को कहते हैं ओई, जो अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, आई होप ये जिस्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके पास फॉर्मूलाज और सम्स के ऊपर आऊं, उसके पहले थोड़ा सा जो है कि ये थियोरी है, लेट्स गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, जिसको और डिटेल में मैंने क्या ना यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ओईई का, जहां पे मैं पूरा ओईई के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सिमिलर एग्जांपल्स ही है। तो उसके लिए अगर आप लोगों को पता होगा तो अपना जो बुक है नया, उसमें स्कैन एंड लर्न वाला फैसिलिटी है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो बारकोड है, सो आपको क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अपने मोबाइल पे कोई भी एक क्यूआर कोड स्कैनर रहेगा, वो स्कैनर को यहाँ पे लेके जाओ एंड ऑटोमेटिकली इट विल टेक यू टू द वीडियो विच स्पीक्स ऑफ ओईई, है ना, मजेदार चीज। सो मैंने ऐसे पूरे बुक में बहुत सारी जगह पे बारकोड स्कैनर्स डाले। फॉर एग्जांपल जस्ट इन टाइम है, तो जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, यूट्यूब में है, तो मैंने क्या किया, उधर एक बारकोड डाल दिया। आपको जब भी जेआईटी रिवाइज करना है थ्रू माय यूट्यूब वीडियो, ऑल यू विल डू इज आपका ऑप्टिमाइज्ड 5 में आप अपने मोबाइल को लेके जाओगे, वहां पे वो स्कैन करेगा एंड डायरेक्टली यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द करेक्ट यूट्यूब जेआईटी वीडियो। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी आप लोगों को जहां भी बारकोड्स दिखेगा, यू कैन डायरेक्टली रिव्यू दैट। जो भी एडिशंस है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टीपीएम है, तो इसका ये जो भी एडिशंस है वो सबका मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहां से आपको मिल ही जाएगा, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड, कोई टेंशन नहीं है। बाकी नीचे मैं गूगल ड्राइव लिंक भी शेयर कर दे रहा हूं आप लोग के साथ, सो देन यू कैन यूज ऑल ऑफ दैट इन ऑर्डर टू गेट द नोट्स। अब समझ लेते हैं इसको एक बार थियोरेटिकली कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ ओईई। So OEE, overall equipment effectiveness, is a metric that identifies the percentage of planned production that is truly productive. Percentage of planned production that is truly productive. तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था अभी, फोटोकॉपी या जेरोक्स मशीन है, क्या वो प्रॉपरली चल रहा है, क्या उसका स्पीड बराबर है, क्या उसमें से जो अपने को पेपर प्रिंट होके आ रहा है, क्या वो पेपर का क्वालिटी जो प्रिंट है वो क्वालिटी बराबर है कि नहीं, वो सब जजमेंट के लिए अपने को यहाँ पे चाहिए। तो भाई जो प्लान प्रोडक्शन किया था उसके कंपैरिजन में प्रोडक्शन उतना हुआ है कि नहीं, टाइमली हुआ है कि नहीं, और जो हुआ है उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, दैट डिटरमाइंस थ्रू ओईई। समझ गए? चलो, नाउ it was developed to support TPM, total productive maintenance initiatives, by accurately tracking progress towards achieving perfect production. So obviously we will want our machine to give a perfect production, मतलब ना वो खराब हो, ब्रेकडाउन, स्टॉपेजेस और ये सब चीज होना ही नहीं चाहिए ऑफकोर्स अपने मशीन में। तो अपना मशीन इतना अच्छा है क्या, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज है वो देख लो, फिर अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, 3 मेजर क्राइटेरिया जिसमें अपने को यार ये चीज जज करनी है, मैंने आप लोगों को बोला था, फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी, सेकेंड इज परफॉर्मेंस एंड थर्ड इज योर क्वालिटी। अवेलेबिलिटी, नो स्टॉप्स, जब भी कोई मशीन को प्रोडक्शन के लिए काम के लिए दिया है, वी शुड एंश्योर कि वो रुकना नहीं चाहिए। स्पेशली अगर आप जस्ट इन टाइम सिनेरियो यूज कर रहे हो तो जस्ट इन टाइम में तो आपको पता है जैसे ही कस्टमर के पास से डिमांड आएगा अपन लोग अपना इमीडिएटली प्रोडक्शन तभी स्टार्ट करेंगे। तो डिमांड आ गया और अपन ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और तभी मशीन ब्रेकडाउन हो गया या मशीन नहीं चल रहा है, अवेलेबल नहीं है, देन our production will be affected, और अपना प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी विद अस। सो पहला चीज अवेलेबिलिटी, 100% पूरा टाइम अवेलेबल होना चाहिए। कोई कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंद पड़ गया है, ब्रेकडाउन हो गया है, डजंट लुक गुड इन टर्म्स ऑफ अ परफेक्ट प्रोडक्शन शेड्यूल जो अपने को चाहिए अपने मशीन से। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है परफॉर्मेंस, नो स्मॉल स्टॉप्स और स्लो रनिंग। ये वाले पॉइंट पे फोकस है, स्लो रनिंग नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी क्विक प्रोडक्शन। जैसा मैंने आपको बोला, मैं 11 बजे मेरे जेरोक्स वाले को बोल रहा हूं ये ना 100 पेज प्रिंट करके देना, वो मुझे बोलेगा कि नहीं आप 6 बजे आना, मेरा मशीन थोड़ा स्लो है, डजंट वर्क, मशीन हैज टू बी स्विफ्ट। एंड थर्ड है मेरा नो डिफेक्ट्स, आउटपुट शुड बी डिफेक्ट फ्री। एक चीज जो जापानीज से पूरे वर्ल्ड को सीखना चाहिए वो है नो डिफेक्ट प्रोडक्शन। उनके डीएनए में ही नहीं है डिफेक्ट, उनके डीएनए में काम चलाओ काम ही नहीं है। Whatever they do, they will do with perfection. Bull's eye, always hit the bull's eye, ऐसा उनका मानना है। So यहाँ पे we will say कि क्वालिटी में डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए।
अगर ये तीनों क्राइटेरिया मेरे पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरा ओई वो पर्टिकुलर मशीन का इज वेरी गुड। एंड उसके लिए उन्होंने कुछ परसेंटेज के क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे आप लोग के परसेंटेज क्राइटेरिया होते हैं आपको सीए फाइनल क्लियर करते वक्त। तो आप बोलोगे मेरा एसएफएम बहुत अच्छा है पर मेरा ऑडिट अच्छा नहीं है, तो एसएफएम में आपको आ गए 100 पर ऑडिट में अगर आपको आए 35 तो भी आप चार्टर्ड नहीं बन पाओगे। ऐसा ही वो यहाँ पे बोल रहा है यार, क्यूमुलेटिवली अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस क्वालिटी क्यूमुलेटिवली तीनों अच्छा होना चाहिए एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू रेज आवर स्टैंडर्ड, राइट। सो एन ओई स्कोर ऑफ 100% इज परफेक्ट प्रोडक्शन विच इज थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। एटलीस्ट अगर खाली न्यू होगा मशीन तो ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद तो परफेक्ट प्रोडक्शन 100% एक्सपेक्ट करना इज टू मच। हाँ, देन 85% इज वर्ल्ड क्लास, 60% इज फेयरली टिपिकल एंड 40% तो यार तो अपन सीए स्टूडेंट अपने को भी पता है 40% का तो वैल्यू क्या है। अच्छा वैल्यू है पर एग्रीगेट में तो फेल हो जाएगा ना भाई, 40% तो मजा नहीं आएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी एक वर्ल्ड क्लास जो है वो 85% पे है। सो अपना अवेलेबिलिटी कंबाइंड विद परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी शुड गिव अस एटलीस्ट 85% टू बी कॉल्ड दैट हाँ भाई हमारा जो मशीनरी है वो वर्ल्ड क्लास है। तो सर अब वो कैलकुलेट कैसे करना है, 100% है, 85% है, 60% है, 40% है, वो कैलकुलेशन अब अपन लोग समझना स्टार्ट करेंगे। एंड वो कैलकुलेशन में तीन मेजर चीजें क्या है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड थर्ड इज क्वालिटी। यू वांट आप लोग ये वाला जो चीज है वो रीड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, बट एज आई सेड इसको अपने को समझना था मेनली, विच इज डन। ऑलराइट, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यस, चलो एक आइडिया दे देता हूं आपको क्या लिखा है यहाँ पे। अवेलेबिलिटी टेक्स इनटू अकाउंट अवेलेबिलिटी लॉस विच इंक्लूड्स ऑल इवेंट्स दैट प्लान्ड प्रोडक्शन फॉर दैट स्टॉप प्लान्ड प्रोडक्शन मतलब मेरा जो प्रोडक्शन प्लान था कि भाई ये 3 घंटा कंटिन्यूसली मेरा मशीन रन होगा और उसमें अगर ब्रेकडाउन हो गया ओफो तो ये ब्रेकडाउन ने मेरे प्लान प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया है, इसका मतलब इसका अवेलेबिलिटी कम हो गया है, स्टॉपेज आ गया है, राइट। सेकंड, सो एग्जांपल्स इंक्लूड अनप्लान्ड स्टॉप सच एज ब्रेकडाउन, अदर डाउन इवेंट्स, वैसा। सेकंड इज परफॉर्मेंस विच इज रिलेटेड टू स्पीड। Performance take into account performance loss, which include all factors that cause production to operate at less than maximum possible speed when running. ऐसा नहीं होना चाहिए. And third is quality takes into account quality loss, which factors out manufactured pieces that do not meet quality standards. समझ में आ गया? तो ये 3 मेजर चीजें हैं. हो सकता है आप मॉड्यूल खोल रहे हो तो आपको मॉड्यूल में ना मिले ये वाला चीज, ये वाला मैंने एडिशनली मेरे बुक में इंट्रोड्यूस किया है जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं गूगल ड्राइव लिंक भी शेयर किया है, वहां से भी आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, चलो, सो आई होप इतना अपने को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गया है, ओवरऑल एक ओवरव्यू आ गया है कि भाई हाँ ओईई क्या है। अब ये जो अवेलेबिलिटी है इसके लिए आईसीआई ने बोला 2 क्राइटेरिया है, ये जो परफॉर्मेंस है इसके लिए आईसीआई ने बोला 2 क्राइटेरिया है, और ये जो क्वालिटी है उसके लिए आईसीआई ने बोला है 2 क्राइटेरिया है। सर क्या है वो 2 क्राइटेरिया बताओ जरा, आइए। फर्स्ट वो लोग ने बोला इक्विपमेंट फेलियर या ब्रेकडाउन हुआ या सेटअप से रिलेटेड बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट तुम लोग ने किया तो फिर हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारा अवेलेबिलिटी का इशू है, तुम्हारे मशीन में अवेलेबिलिटी का इशू है। सेकेंड क्राइटेरिया पे आ जाओ। सेकेंड क्राइटेरिया आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेजेस हुआ, मतलब 5 प्रिंट निकाला, 5 प्रोडक्ट हुआ, फिर धीरे पड़ गया, फिर वापस से अच्छा किया, फिर धीरे पड़ गया, तो बोलते ना फ्लो ऑफ प्रोडक्शन स्मूथ नहीं है, नहीं चलेगा, या ओवरऑल प्रोडक्शन ही स्लो है, रिड्यूस स्पीड, तो फिर वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर परफॉर्मेंस, वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर परफॉर्मेंस। थर्ड क्राइटेरिया में वो लोग ने बोला है रिड्यूस्ड यील्ड एंड क्वालिटी डिफेक्ट्स आया या रिवर्क करना पड़ा, तो फिर हम उसको बोलेंगे, इसको हम लोग ने नाम दिया है क्वालिटी इश्यूज, इसको हम लोग ने नाम दिया है क्वालिटी इश्यूज। सो अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, क्या बोला, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, ये 3 चीज
को अपने को बेसिकली फैक्टर इन करना है। सो फर्स्ट, अवेलेबिलिटी इशू कब होगा? अगर इक्विपमेंट फेलियर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, सेटअप एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लग गया, अवेलेबिलिटी इशू। परफॉर्मेंस इशू कब है? आइडलिंग या माइनर स्टॉपेजेस हो रहा है, स्पीड रिड्यूस हो रहा है, परफॉर्मेंस इशू। रीवर्क करना पड़ रहा है, डिफेक्ट प्रोडक्ट बाहर निकला है, क्वालिटी इशू। समझ अभी क्लियर? सो परफॉर्मेंस, ladies and gentlemen, boys and girls, performance into availability into quality is equal to OEE percentage. तो सर ये परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी कैसे फाइंड करते हैं जरा बताओ ना। डेफिनेटली वही तो अब अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसमें जो न्यू फॉर्मूलाज है वो मैं आप लोग के साथ एक बार डिस्कस करूंगा एंड देन उसी के बेसिस पे सम्स करूंगा एंड एक या दो सम शायद आपको होमवर्क दूंगा जो अपन वापस कल रीडिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्विकली सॉल्व द सम ऑन ओई। अभी मैं कॉन्सेप्ट तो समझा चुका हूं, फॉर्मूला समझा दूंगा। एक बार अपने को फॉर्मूला समझ गया फिर अपन सम सॉल्व कर पाएंगे। तो टोटल 3 या 4 सम है मेरे पास अभी फिलहाल, तो वो 4 सम में से एक या दो सम मैं अभी करवा दूंगा एंड बाकी का 2 सम विल बी गिवन टू यू एज होमवर्क। आपको ट्राई करना है, शेयर योर आंसर्स इन द होमवर्क सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन एंड देन फिर कल इसको रीडिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट। सो अब अवेलेबिलिटी आइडियल वैल्यूज, ये आइडियल वैल्यूज दिया है, बोला कि अवेलेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 90%, परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 95%, क्वालिटी ग्रेटर देन 99%। दैट्स द जापानीज वे ऑफ थिंकिंग, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। Accordingly, OEE at world class performance would be approximately 85% for world class. Kotze contradicted that and वो बोलते हैं OEE figures should be greater than 50%. So ये Kotze कौन है? Kotze अपना CA इंस्टीट्यूट का बंदा लगता है, 50% पे खुश हो गया। So 50% or more looks more realistic and therefore more useful as an acceptable target. I hope we are absolutely clear as regards this. समझगड़ू? यस सर, कॉन्सेप्ट वाइज एक एक जो आप पॉइंट है वो चीज अपने को क्लियर हो गया, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट अब आप बता दो कि ये अवेलेबिलिटी रेशियो इनटू परफॉर्मेंस रेशियो इनटू क्वालिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले फेज के ऊपर, अगले पड़ाव के ऊपर, वेर इन वी अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज 3 कॉन्सेप्ट्स एंड उसके बाद लास्ट फेज में वी विल सॉल्व द सम्स रिलेटेड टू OEE। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आ जाते हैं अब अपन अपने फॉर्मूला डेरिवेशन के ऊपर। 3.66 इज द पेज नंबर। लेट्स स्टार्ट। सो देखो, अब ऑब्वियसली फॉर्मूलाज लर्न तो करना पॉसिबल नहीं होता है एट CA फाइनल लेवल, यू हैव टू डिराइव एवरी फॉर्मूला बाय यूजिंग एग्जांपल्स। सो मैं आप लोग के लिए एक एग्जांपल लाया हूं एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल एंड उसके थ्रू आई एम श्योर आप लोग ये फॉर्मूला को कनेक्ट कर पाओगे। प्लस अपने को एज आई सेड वी विल बी ट्राइंग टू सॉल्व 1 or 2 सम्स जिससे और चीजें बेटर हो जाएंगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूलाज रिलेटेड टू OEE। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज अपन लोग अपने अमेंडमेंट सीरीज में पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू OEE। OEE में 3 मेजर कॉन्सेप्ट है, आप मुझे बताएंगे वो कौन से 3 मेजर कॉन्सेप्ट है। यस, फर्स्ट इज योर अवेलेबिलिटी, ओके, सेकंड इज योर परफॉर्मेंस एंड थर्ड इज योर क्वालिटी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, बोलो टेल इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो OEE व्हिच इज अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, उसके लिए तीनों के लिए फॉर्मूलाज अपने पास अवेलेबल है। नाउ लेट्स ट्राई टू डिराइव दीज फॉर्मूलाज थ्रू एन एग्जांपल। तो मैंने आप लोग के साथ पहले भी ये एग्जांपल अभी जो अपना चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं, विच इज रिलेटिंग टू फोटोकॉपी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अपन लोग जेरोक्स निकालते हैं, जेरोक्स, करेक्ट, तो फोटोकॉपी निकालते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई स्टेशनरी शॉप है और ये स्टेशनरी शॉप में अपन लोग जाके बोलेंगे कि भैया हमारे को प्रिंट्स निकालना है, हम लोग को जेरोक्स निकालना है, हम लोग को फोटोकॉपी निकालना है। तो वो जो भैया जी का एग्जांपल होगा उस बेसिस से अपन डिराइव करेंगे अपना फॉर्मूला
रिलेटिंग टू अवेलेबिलिटी रेशियो, रिलेटिंग टू अवेलेबिलिटी रेशियो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब ऐसा सोचो कि आप वो स्टेशनरी वाले हो, आप वो स्टेशनरी वाले हो। सो हु आर यू? यू आर द स्टेशनरी ओनर, यू आर द स्टेशनरी ओनर। मैं हूं मिस्टर संकल्प कांस्टिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कौन हूं? मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। ठीक है। अब मैं आपके स्टेशनरी शॉप पे आया और मैंने देखा कि यार आप लोग का बहुत सारे जेरोक्स मशीन्स है। चलो आइए मैं आपके लिए कैलकुलेट करके देता हूं ओईई। तो मैं मेरा कैलकुलेटर लेकर आया आप लोग के पास और मैं बोला कि चलो आओ मैं आपका ओईई कैलकुलेट करता हूं। आपने बोला हाँ सर प्लीज कैलकुलेट करके बताओ ना, हमें भी तो पता चले कि हमारा कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है हमारी मशीनरीज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोग को पहला क्वेश्चन पूछा कि आपका ये जो मशीन है, आपका ये जो मशीन है कितने टाइम तक अवेलेबल रहता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो 10 AM को है ना हमारा शॉप खुलता है, कितना 10 AM को हमारा शॉप खुलता है और 8 PM को हमारा शॉप बंद हो जाता है, 8 PM को हमारा शॉप बंद हो जाता है। तो कह रहा है इसे टोटल 10 आवर्स का मेरे पास प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल है, 10 आवर्स का प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल है। अरे बोलो बोलो टेल टेल। सो ये 10 आवर्स, ये जो 10 आवर्स है इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल, प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल। बट आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, समझो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप आपका सीए फाइनल का पढ़ाई कर रहे हो, तो कहना इसे सीए फाइनल के पढ़ाई के लिए भी आप ऐसे अपना टाइम टेबल बनाते हो। आपने एक टाइम टेबल बनाया 10 AM टू 8 PM आप पढ़ाई करने वाले हो, फेयर इनफ। तो ये मेरा प्लान्ड स्टडी टाइम है, 10 AM टू 8 PM आपका प्लान्ड स्टडी टाइम है। क्या आप कंटिन्यूअसली 10 आवर्स पढ़ने वाले हो या बीच में ऑब्वियस वाले ब्रेक्स आएंगे? सर ऑब्वियसली बीच में कुछ बायो ब्रेक्स आएंगे, बीच में थोड़ी देर हम लोग लंच कर लेंगे, लंच ब्रेक आएगा। तो वैसा कुछ सिनारियो हमारे मशीन के साथ भी होगा, मशीन के लिए भी कुछ ऑब्वियस वाले ब्रेक्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं बोल दूंगा प्लान्ड ब्रेक्स, इसको मैं बोल दूंगा प्लान्ड ब्रेक्स। सो मेरे पास जो टाइम अवेलेबल था उसमें से कुछ मेरे प्लान्ड ब्रेक्स है जो ऑब्वियस है, विच कैन इंक्लूड योर लंच ब्रेक। अब ऑब्वियसली वो मशीन लंच नहीं करेगा, बट जो मशीन को ऑपरेट करने वाला है वो लंच ब्रेक करेगा, तो मशीन उतना टाइम तो यूज नहीं होने वाला है बराबर कि नहीं? या फिर समझो उसका मैंने कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा के रखा है, एवरीडे बेसिस पे मैंने बोला है कि भाई ये है ना मेरा जो मशीन है उसका मेरे को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब थोड़ा बहुत चेक कर लेने का, बराबर है कि नहीं? वो टाइम पे भी वो काम तो नहीं करेगा, बट ऑब्वियस है। सो यहाँ पे ये जो ब्रेक्स है, ये मेरा लंच ब्रेक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब मिला के है टोटल 1 घंटा, ये सब मिला के टोटल मेरा 1 घंटा। अब मेरे पास जो टाइम बचता है, अब मेरे पास जो टाइम बचता है उसको कहते हैं प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। क्या कहते हैं उसको? प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, उसको कहते हैं प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, which in our example is 9 hours which in our example is 9 hours. So 10 hours का मेरा टोटल अवेलेबिलिटी है मशीन का, बट उसमें से 1 आवर तो कंफर्म है, जैसा अपना स्टडीज का है, ये 1 आवर तो कंफर्म है। लंच ब्रेक हो गया, कुछ इधर उधर के ब्रेक्स हो गए, ऑब्वियस है वो ब्रेक्स, वैसे ही मशीन के लिए भी कुछ ब्रेक्स ऑब्वियस है। तो वो जो ऑब्वियस ब्रेक्स है उनको मैं पहले ही माइनस कर देता हूं, क्योंकि वो उतना टाइम मशीन काम ही नहीं करने वाला है, बराबर है। तो जो बच गया, जो बात बच गया, विच इज माई प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, वो कितना आ गया मेरा, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज इक्वल टू 9 आवर्स। ठीक है। तो अब मेरा जो मशीन है, मेरा जो मशीन है वो कितना टाइम काम करना चाहिए इफेक्टिवली? सर आपका मशीन 9 आवर्स काम करना चाहिए। 10 आवर्स है उसका अवेलेबिलिटी, बट उसमें से 1 आवर तो प्लान अपन लोग उसका ब्रेक्स उसको दे रहे हैं। सो प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल लेस प्लान ब्रेक्स गिव्स अस प्लान प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, ओके सर 9 आवर्स। अब मैं देखता हूं कि एक्चुअल में काम हुआ कितना, और मैंने देखा कि एक्चुअल में काम हुआ है 7 आवर्स का। एक्चुअल टाइम वर्क वो है 7 आवर्स। तो आप पूछोगे भाई 2 आवर्स गया किधर? तो अब अपने को जवाब मिलता है कि सर उसका जो 2 आवर्स है ना, वो उसका
अनप्लैंड प्रोडक्शन टाइम में चले गया। मतलब क्या सर, 2 आवर्स है ना, अपनी मशीन खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया। या फिर आप बोलेंगे कि सर उसका कुछ है ना, पावर का इश्यू हो गया, अपने मशीन का स्यापा हो गया। इन अनएक्सपेक्टेड अनप्लैंड चीजों को कहते हैं अनप्लैंड प्रोडक्शन टाइम। क्या बोला मैं? अनप्लैंड प्रोडक्शन टाइम या अनप्लैंड वेस्टेज ऑफ टाइम। ब्रेक डाउन, पावर, ये सब होना ही नहीं चाहिए था। आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो यहां पे आप कर रहे हो ना, वो इतना अच्छा रखो कि ब्रेक डाउन हो ही ना, बट हुआ है। तो अब उतना टाइम तो मेरा वेस्ट हो गया 2 आवर्स का। सो मैं अवेलेबल कितना था, मेरा जो मशीन है वो अवेलेबल कितना था? बोलो बोलो, टेल। सर अपना मशीन अवेलेबल था, मशीन अवेलेबिलिटी कितना था अपना मशीन अवेलेबल? सर 7 आवर्स के लिए अवेलेबल था मेरा मशीन। और कितना एक्सपेक्टेड था, कितना अवेलेबल होना चाहिए था? 10 आवर्स? नहीं, 9 आवर्स। 10 आवर्स नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें से 1 आवर तो अपने को पता था कि नहीं कर पाएंगे। सो सर उसमें से ना 9 आवर्स का अपने को एक्सपेक्टेड था। सो अवेलेबिलिटी रेशियो कितना आ जाएगा? बोलो बोलो, टेल। It will be equal to 78%. It will be equal to 78%. समझ गए? अब मैं आप लोग को वापस से बताता हूं। सो मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो क्या हो जाएगा? मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो क्या हो जाएगा? क्या इससे 9 आवर्स जो मैंने सोचा था, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। इसको क्या बोलेंगे? प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम लेस, कैन आई से अनप्लैंड प्रोडक्शन टाइम माइनस कर देंगे, या लॉस ऑफ टाइम, बराबर है। सो लेस लॉस ऑफ टाइम बोल लो इसको, या इसको आप अनप्लैंड टाइम बोल लो, जो आपको बोलना है बोल लो। डिवाइड बाय कितना टाइम आपके पास अवेलेबल था? सर हमारे पास अवेलेबल था 9 आवर्स, विच इज व्हाट, कैन आई से वो है प्लांट प्रोडक्शन टाइम। समझे गुडू? सो कैन आई से मेरा मशीन कितना टाइम अवेलेबल था? 9 आवर्स में से 7 आवर्स अवेलेबल था। 9 में से 2 माइनस 9 में से 2 लॉस हो गया, तो बचा 7, होना चाहिए था 9। सो 7 डिवाइड बाय 9 which is 78%. This becomes my availability ratio. समझ में आया क्या? लॉजिकल एग्जाम्पल को याद रखो बॉस, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है आप लोग को फॉर्मूला याद रखने की। एग्जाम्पल को कनेक्ट कर लो, धूम मचाओ कॉन्सेप्ट के साथ। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ में आ गया आपको अवेलेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला? एनीबॉडी, एनी इश्यूज? क्लियर है? सो अवेलेबिलिटी कितना था मेरा? टोटल 10 घंटे का अवेलेबिलिटी था, बट उसमें से 1 घंटा तो मैं हुई नहीं अवेलेबल। 1 घंटा तो मैं अवेलेबल हुई नहीं। क्लियर है? मेरे को पहले से ही पता है। तो वो फिर मेरे इनएफिशिएंसी में काउंट नहीं होना चाहिए, तो वो माइनस कर दो। तो 9 आवर्स तो बॉस चलना चाहिए, तो पूरा का पूरा 9 आवर्स तो इज्जत से काम होना चाहिए था। मशीन 7 आवर्स ही हुआ यार, 2 आवर्स ब्रेक डाउन, पावर फेलियर और वो सब हो गया, कोई बात नहीं। 78% इज व्हाट योर अवेलेबिलिटी रेशियो इज। समझ में आया? चलो आओ अब देखते हैं यहां पे फॉर्मूला। अवेलेबिलिटी रेशियो क्या है? प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम लेस टोटल टाइम लॉस पर शिफ्ट अपॉन प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। समझ में आ गया? और इसको, ये जो ऊपर लिखा है ना, प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस टोटल लॉस पर टाइम, इसको प्यार से ऑपरेटिंग टाइम भी कहते हैं। सो यू कैन राइट दैट प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस टोटल टाइम लॉस पर शिफ्ट डिवाइड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। समझुड़ू? आर वी क्लियर एवरीवन? प्लीज अब लिखना तो नहीं है तुम्हारे पास, मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है। तुम बोलोगे कि सर हमारे को ये चीज लिखनी है, तो मैं इसका भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। टेंशन मत लो, तुम बस समझते रहो, जितना ज्ञान ले सकते हो ज्ञान ले लो, बाकी सब चीजें
ये सब जो कॉपी करने वाला पार्ट है, और इस पे अपन विल नॉट वेस्ट टाइम। डन, ठीक है। आई स्टिल गिव ऑल 1-2 मिनट, यू कैन जस्ट कॉपी। बाकी मैं इसका शेयर कर ही रहा हूं आप लोग के साथ, ठीक है। क्लियर है? अवेलेबिलिटीज, हाँ क्या? श्योर, डन, लेट्स मूव ऑन। चलो, सेकेंड इन लाइन इज परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस के केस में क्या होगा? एकदम सिंपल है। अवेलेबिलिटी समझ गया ना, परफॉर्मेंस इजियर है। परफॉर्मेंस समझ गया ना, क्वालिटी तो इजीएस्ट, एकदम सिंपल। तो आओ सेकेंड अपन लोग करेंगे, विच इज योर परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू व्हाट? याद करो, याद करो, परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू व्हाट? मैंने बताया था तुमको, परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू ज़ुप, स्पीड। परफॉर्मेंस रिलेटेड टू ज़ुप, क्या? स्पीड। सो इन आवर सिनारियो, अपने सिचुएशन में परफॉर्मेंस रेशियो को ध्यान रखना है, विच इज स्पीड को ध्यान रखना है। तो अब मैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आपके स्टेशनरी शॉप पे आया हूं, मैं आपको पूछता हूं यार, एक जेरोक्स को कितना टाइम लगता है, या एक प्रिंट आउट को कितना टाइम लगता है? तो आप बोलते हो कि सर हमारा तो फिक्स है, एक प्रिंट आउट को 2 मिनट लगता है। बहुत बढ़िया, तो एक प्रिंट आउट को 2 मिनट लगता है। अब तब भी एक क्लाइंट आया, और क्लाइंट अपने को बोला कि सुनो ना भैया जी, हमको 200 पेज प्रिंट करना है। कितना? 200 पेज प्रिंट करना है। तो हमने बोला कि भाई देखो, क्योंकि हमारा तो एक प्रिंट लेने में 2 मिनट लगता है, आपको चाहिए क्योंकि 200 प्रिंट, मतलब कहना है इससे अपने को 400 मिनट्स लगने वाला है यार, 400 मिनट्स लगने वाला है। सो आइडियली अपने को कितना टाइम लगने वाला है? 400 मिनट्स। और अपन ने टाइम लिया कितना? टाइम लिया कितना? तो उसमें दो ऑप्शन है, आइदर वी विल टेक लेस देन 400 मिनट्स, सो विल टेक लेस देन 400 मिनट्स, मतलब समझो अपन लोग ने 390 मिनट्स लिया, तो कह रहा है इसे अपन तो एफिशिएंट है यार, 100 से भी ज्यादा का अपना एफिशिएंसी आ जाएगा। या अपन 400 बोला था, 400 मिनट्स लिया तो 100%, या फिर 400 मिनट्स बोला था पर अपन ने 450 मिनट्स ले लिया। समझ में आया परफॉर्मेंस रेशियो? तो स्टैंडर्ड कितना टाइम लगना चाहिए डिवाइड बाय कितना टाइम लगा। सो परफॉर्मेंस रेशियो को अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला बोलना है, तो स्टैंडर्ड कितना टाइम लगना चाहिए, क्या बोला मैं? स्टैंडर्ड कितना टाइम लगना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड अपॉन कितना टाइम लगा, एक्चुअल टाइम टेकन। ये एक्चुअल टाइम को प्यार से ऑपरेटिंग टाइम भी कहते हैं, ऑपरेटिंग टाइम भी कहते हैं। एंड ऊपर जो स्टैंडर्ड टाइम था वो क्या था कि भाई कितना एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे को करना है, और एक प्रोडक्ट के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है। तो आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल काउंट, या एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। समझ में आई बात? सो यहां पे फॉर्मूला लिख लेंगे अपन, परफॉर्मेंस रेशियो इज इक्वल टू, क्या बोला? परफॉर्मेंस रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड, अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन, अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन। शगास, अभी क्लियर? तो यहां पे स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड क्लियर है 400, एक्चुअल टाइम टेकन 390। कैन आई से वी आर मोर एफिशिएंट? सो कितना आता है मेरा यहाँ पे? 102.56%, यहाँ पे 100%, यहाँ पे सोचा था 400, ओ लिया 450, so 400 डिवाइड बाय 450 which is equal to 89%। कितना? 89%। एक समझी, ऑल योर्स प्लीज।
and the last is your क्वालिटी रेशियो. क्वालिटी रेशियो तो एकदम सिंपल. क्वालिटी रेशियो में क्या होगा, देखो जरा इधर. क्वालिटी रेशियो बोलता है कि भाई जो तो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन में से खराब कितना निकला, स्क्रैप कितना निकला, उसको माइनस करो. सो क्वालिटी रेशियो बोलता है कि समझो तुम लोग ने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया. कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया सर? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया. उसमें से सर 5 यूनिट्स स्क्रैप निकला या नॉट अप टू द क्वालिटी मार्क निकला, तो बचा कितना? 95 यूनिट्स बचा. बराबर है. सो इन दिस केस अपना फॉर्मूला हो जाएगा 95 जो मेरा अच्छा क्वालिटी वाला गुड्स निकला डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, 100 का प्रोडक्शन किया बट उसमें से गुड क्वालिटी वाला कितना निकला? 95. सो ये हो गया मेरा 95%. सो फॉर्मूला वाइज क्वालिटी इज वेरी सिंपल. कितना प्रोडक्शन किया, क्या बोला? कितना प्रोडक्शन किया, उसमें से कितना स्क्रैप बाहर जो बच गया, दैट इज कॉल्ड एज गुड काउंट अपॉन टोटल काउंट. टोटल काउंट मतलब टोटल मैंने कितना प्रोड्यूस किया. तो अपने एग्जांपल में गुड काउंट इज 95. अपने एग्जांपल में गुड काउंट इज व्हाट? गुड काउंट इज 95. कैसे? कि भाई 100 बनाया, उसमें से 5 डिफेक्ट, डिवाइड बाय टोटल काउंट. अच्छा टोटल काउंट कितना? कितना? टोटल काउंट 100. सो 95 डिवाइड बाय 100, 95% इज योर क्वालिटी रेशियो. सिंपल. जितना भी प्रोडक्शन किया उसमें से जो खराब निकला बाहर, जो बच गया गुड काउंट अपॉन जितना टोटल प्रोडक्शन किया था टोटल काउंट. गुड काउंट डिवाइड बाय टोटल काउंट. कॉपी. ओके चलो डन. कहानी को आगे बढ़ाएंगे सम्स के साथ. क्या बोलता है पब्लिक? एक्साइटेड? चलो. सो अब देखो फॉर्मूला क्लियर हो गया है अपने को, डिराइव किया है अपन लोग ने, कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब सम्स के लिए आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ यू सी हियर, थोड़ा आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ और 2-3 पॉइंट्स है, आप खाली रीड कर सकते हो. एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसी से रिलेटेड कुछ 2-3 नोट्स है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ठीक है. अब अपन लोग आएंगे एक सम के ऊपर. सम का नाम है कीवी लिमिटेड. ये सम आपके मॉड्यूल में भी है, तो आप अपने मॉड्यूल में भी देख सकते हो. देखता हूं मैं रेफरेंस आपको दे सकता हूं आपके मॉड्यूल का. तो लेट्स सी. हियर इट इज, पेज 3.22. इंस्टीट्यूट के बुक में से अगर आपको रेफर करना है मॉड्यूल में से, जिसके बाद ऑप्टिमाइज्ड है, यू डोंट हैव टू वरी, आपकी बुक में है ही. एंड इंस्टीट्यूट के बुक में 3.22 पे कीवी लिमिटेड. चलो खाते हैं कीवी लिमिटेड को. सो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट. क्वेश्चन. अपनी बुक में है, इट इज ऑन पेज नंबर 3.71, क्वेश्चन 12. ठीक है. पेज 3.71 उस पे आ जाओ. सो पेज 3.71 पे आ जाइए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. So now we are going to start with this question of कीवी लिमिटेड, जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है. आइए. एंड इस क्वेश्चन में यस अपने को ओईई कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी. चलो भाई, शुभ काम में देरी किस बात की. कीवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्पेयर पार्ट्स एंड कैन बी कॉल्ड हाई वॉल्यूम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट. The company is using the system of TPM for maintaining and improving
the integrity of manufacturing process. There are several different automated manufacturing machines located in the plant through which manufacturing of spare parts are done and supplied to cater the demand in the market. A 12-hour shift is scheduled to produce a तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ तो ठीक है, खाली एक इंफॉर्मेशन दिया है अपने को, आगे मुझे कोई इतना काम का नहीं लगा कि भाई ठीक है, कंपनी स्पेयर पार्ट बनाती है एंड इट इज यूजिंग द सिस्टम ऑफ टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. अब इनको बेसिकली फाइंड करना है कि भाई ये जो इनके जो मशीन्स है वो कितने एफिशिएंट है. आइए, a 12-hour shift is scheduled to produce a spare part as shown in the schedule below. So एक शिफ्ट कितने ड्यूरेशन का है? 12 hours. आओ 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 आओ, देखो कभी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपको जैसे ही दिखे ना कॉस्टिंग के सम में, immediately try to present it down. So one shift is equal to 12 hours. One shift is equal to 12 hours. ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है, समय नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है. वन शिफ्ट इज इक्वल टू 12 आवर्स. द शिफ्ट हैज 3 15-minute breaks and a 10-minute cleanup period. The shift has 3 15 minutes break and a 10-minute cleanup period. तो ये क्या हो गया, याद करो. करेक्ट, क्या ना, इससे भाई 12 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है, बट उसमें से प्लान्ड डाउन टाइम है यार, ध्यान रखना. ये देखो इधर कि भाई टोटल प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल है मेरे पास 12 आवर्स का. एग्जांपल से कनेक्ट करो, एक नंबर आ जाएगा तुमको समझ में. एक मेरे पास 12 आवर्स है अवेलेबल, बट उसमें से प्लान्ड ब्रेक या प्लान्ड डाउन टाइम मेरे को दे दिया है उन्होंने इस क्वेश्चन में. कितना है मेरा प्लान्ड डाउन टाइम इन आवर क्वेश्चन? 3 15-minute breaks and 10-minute cleanup period. समझ गए? चल आगे बढ़ते हैं. प्रोडक्शन स्केड्यूल फॉर ऑटोमेटेड मशीन NZ10. सो कितना बोला है प्रोडक्शन स्केड्यूल फॉर NZ10? साइकिल 10 सेकेंड, मतलब एक यूनिट. ये इससे कंफ्यूज ना होना, साइकिल क्या हुआ? साइकिल मतलब एक यूनिट बनाने का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कितना है? एक यूनिट कितने टाइम में बनता है? 10 सेकेंड्स में. सो ये क्या हो गया बेसिकली मेरा? ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल. ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल. समझ गए? ओके. स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड 3360. स्क्रैप क्वालिटी इशू, स्क्रैप क्वालिटी इशू. तुम लोग को ये सब चीजें क्लिक हो रही है कि नहीं? स्क्रैप पढ़ रहे हो तो क्वालिटी दिमाग में आना चाहिए. ये सब जो अभी 15-minute ब्रेक आया तो अवेलेबिलिटी रेशियो वाला प्लान्ड डाउन टाइम याद आना चाहिए. वो सब क्लिक होना चाहिए बॉस. सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तुम. अनप्लान्ड डाउन टाइम 36 मिनट्स. कहना इसे काफी सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने पास. क्यों ना इसको प्रेजेंट कर दिया जाए. सो अपन लोग ने एक चीज प्रेजेंट कर दी है कि 12 आवर का शिफ्ट है. जस्ट अ मोमेंट. हाँ, एक चीज अपन लोग ने प्रेजेंट कर दी है कि 12 आवर का शिफ्ट है. दूसरा क्या है? 3 15 minutes ब्रेक एंड 10-minute क्लीनअप पीरियड. सो कहना इसे ये मेरा प्लान्ड डाउन टाइम बेसिकली वो बता रहा है. कितना प्लान्ड डाउन टाइम है? 15 minutes इंटू 3 बराबर है प्लस 10-minute क्लीनअप पीरियड. सो ये प्लस 10. सो 45 प्लस 10, कैन आई से 55 मिनट्स का मेरा प्लान डाउन टाइम है भाई, बराबर. ओके. नेक्स्ट क्या बोला है? प्रोडक्शन स्केड्यूल, मतलब एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लग रहा है? सो 1 unit इज इक्वल टू 10 seconds. 1 unit इज इक्वल टू 10 seconds. हाँ भाई, डन. नेक्स्ट, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड. सो पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं? 3360. अच्छा, फिर क्या है? स्क्रैप 75. अच्छा, फिर क्या है? अनप्लैंड डाउन टाइम 36 मिनट्स. क्या बोला? अनप्लैंड डाउन टाइम इज इक्वल टू 36 मिनट्स. इंफॉर्मेशन लिखा है बस. अभी धीरे धीरे सम चालू करेंगे, पर उसके पहले फटाफट आप लोग भी ये 2 मिनट में लिख लो, सो दैट वी कैन देन स्टार्ट. कम ऑन एवरीबॉडी, स्टार्ट राइटिंग.
और साथ साथ में क्वेश्चन भी रीड करना, बेटर रहेगा आपके लिए। साथ साथ में क्वेश्चन भी रीड करना आप, ठीक है। हाँ भाई, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सो यहां पे अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है अवेलेबिलिटी रेशियो। अवेलेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला याद करो। कैन आई से प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, क्या बोला रे भाई, प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, क्या बोला, प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम माइनस अनप्लैंड टाइम या लॉस ऑफ टाइम, या इसको बोलेंगे अनप्लैंड टाइम, बराबर है, डिवाइड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। अभी क्लियर एवरीवन? ठीक है सर, ओके। चलो अब प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम मेरा क्या होगा, टोटल टाइम अवेलेबल। टोटल टाइम अवेलेबल मेरे पास कितना है, कहना से 12 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है, बट उसमें से मेरे पास प्लान्ड डाउन टाइम भी उन्होंने दिया है, डीटी यानी डाउन टाइम, डीटी यानी डाउन टाइम। प्लान्ड डाउन टाइम कितना दिया है, 55 मिनट्स का दिया है बराबर। सो यहां पे मैं लिखूंगा प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम इज इक्वल टू, प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। क्यों मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो आप सर, क्योंकि ये देखो, ये इधर मिनट्स में है मेरे पास, ये इधर मिनट्स में है मेरे पास, सो इट्स बेटर कि अपन लोग एक ही चीज पे रखें। अब ये 55 मिनट को मैं आवर्स में करूं या 36 मिनट्स को मैं आवर्स में करूं, इससे बेटर है ना 12 आवर्स को मैं मिनट्स में कर दूं, दैट विल बी इजियर कन्वर्जन। आवर्स को मिनट्स में मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो फटाफट हो जाता है बच्चा। तो इधर अपन लोग लिख लेंगे 720 मिनट्स, 720 मिनट्स, समझ गुरु, ठीक है। इसमें से प्लान्ड डाउन टाइम को माइनस कर देंगे अपन, तो प्लान्ड डाउन टाइम कितना है बेटा, कहना इससे 55 मिनट्स अपन लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, करेक्ट। सो प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम कितना हो जाएगा, इसको प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लान्ड अवेलेबल टाइम। हाँ, तो अब अपने पास क्या बचेगा, प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। अब अपने पास क्या बचेगा, प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। कितना है अपना प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, 720 माइनस 55 इज इक्वल टू हाउ मच, 665। बोलो बोलो, चल चल, समझ में आ रही है बातें आपको? सो भैया प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम अपने को मिल गया विच इज 665 मिनट्स। प्लान प्रोडक्शन टाइम मिल गया अपने को 665 मिनट्स। डन। लेस अपन लोग क्या करते हैं, बोलो, देखो नहीं, इधर प्लान प्रोडक्शन टाइम अपने को मिल गया, इधर अपन लिख लेंगे वर्किंग नोट 1, कितना मिला है, तो इधर अपन लोग लिख लेंगे अवेलेबिलिटी रेशियो इज इक्वल टू कितना मिला है, 665। सो इधर लिख लेंगे 665 माइनस लॉस ऑफ टाइम या अनएक्सप्लेन टाइम, ये देखो इधर भी प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम ही लिखना है, माइनस अनप्लान टाइम या लॉस ऑफ टाइम, इसका क्या करेंगे, लॉस ऑफ टाइम, कितना लॉस ऑफ टाइम हो रहा है या अनप्लान्ड कितना है, कैन आई से इट इज 36 मिनट्स। सो अनप्लान्ड डाउन टाइम इज 36 मिनट्स। सो 665 minus 36 is equal to 629 minutes, is equal to 629 minutes। समझ गए, हो गया। लेस 36 is equal to
629 divided by 665 is equal to 94.59 cent. 94.59 cent. Woohoo! So here it is. Availability ratio. चलो फटाफट कॉपी कर लो. इजी था. लॉजिकली आप क्लियर होते हो तो विद द फ्लो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देखो लर्न नहीं करना है. मैं आपको बोलता हूं कि ये आप लोग मेरे साथ में अभी यूट्यूब के थ्रू या मेरे लेक्चर्स के थ्रू अभी देख रहे हो ना, ऑटोमेटिकली आप लोग का सिस्टम, आप लोग का जो एक फ्लो है वो सेट हो जाएगा. है कि नहीं? चलो ठीक है. अब ये तो हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट. ओके, अवेलेबिलिटी रेशियो समझ में आ गया. चलो अब चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर, विच इज परफॉर्मेंस रेशियो. दूजा कौन सा है? बोलो बोलो, टेल परफॉर्मेंस रेशियो. चलो सो नाउ परफॉर्मेंस रेशियो में क्या करेंगे अपन लोग? क्या करते हैं अपन लोग कि भाई कितना टाइम लगना चाहिए था. स्पीड का गेम है. परफॉर्मेंस रेशियो किसका गेम है? हमेशा ब्रैकेट में लिख देने का. स्पीड का गेम है. तो कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना टाइम तुमने लिया. तो कितना टाइम लगना चाहिए था. सो कैन आई से इट इज नथिंग बट योर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट. लॉजिकली बॉस, लॉजिकली बराबर है. डिवाइड बाय टाइम टेकन. सो चलो मुझे आप बताओ कि कितना टाइम लगना चाहिए था. तो देखो इधर लिखा है स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड 3360 स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चर हुआ है. उसमें से एक यूनिट बनाने को 10 सेकंड लगता है. सो कैन आई से एक्चुअल प्रोडक्शन 3360 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट बनाने को लगता है 10 सेकंड्स. सो कैन आई से कि टोटल बनाने को मेरे को लग रहा है 33,600 सेकंड्स. बराबर है. एंड 33,600 सेकंड जो लग रहा है, अपन लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60 मिनट्स में चाहिए अपने को. तो भाई सो कितना हो गया ये? तो 33,600 डिवाइड बाय 60 तो कितना हो जाता है? कैन आई से अपने को इन शॉर्ट 560 मिनट्स में काम हो जाना चाहिए था. कैन आई से 560 मिनट्स में अपना काम हो जाना चाहिए था. बट कितना टाइम लिया? सो अपन लोग ने कैन आई से 629 मिनट्स इफेक्टिवली काम किया है. तो 629 मिनट्स अपने एक शिफ्ट में यूज हुए. तो 629 मिनट्स इज व्हाट वी हैव कंज्यूम. सो 560 मिनट्स का काम को 629 लिया, मतलब अपन लोग 100% इफेक्टिव तो नहीं है बट 89% इफेक्टिव है. कितना? 89%. ये देखो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन. टाइम टेकन किधर से आ जाएगा? ऑपरेटिंग टाइम मेरा बेसिकली, ये देखो इधर टाइम टेकन मेरा इधर से आ जाएगा. ये देखो इधर, हाँ ऑपरेटिंग टाइम बेसिकली यही है मेरा टाइम टेकन. ऑपरेटिंग टाइम यही है मेरा टाइम टेकन. देखो जरा, ऑपरेटिंग टाइम अवेलेबिलिटी रेशियो में है ना, ऑपरेटिंग टाइम यही है मेरा टाइम टेकन. समझा? ऑपरेटिंग टाइम इज योर टाइम टेकन विच इज 629. आ गया. गच्चा, प्लीज कॉपी. एंड अब इसी के साथ अपन लोग आने वाले हैं अपने लास्ट रेशियो पे. एंड द लास्ट रेशियो इज क्वालिटी रेशियो, जो मेरे हिसाब से है सबसे सिंपल. क्वालिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? गुड काउंट अपॉन टोटल काउंट. सिंपल. क्या बोला? गुड काउंट अपॉन टोटल काउंट. सो गुड काउंट कितना है? बोलो क्वेश्चन देखो. गुड काउंट कितना है मेरा? 3360 बनाया.
उसमें से 75 वेस्ट हो गया, स्क्रैप हो गया। सो मैं बोलेगा मेरा गुड काउंट है 3360 माइनस 75। बरोबर, समझ में आया। अपॉन मेरा टोटल काउंट कितना है, सिंपल, करेक्ट, वो तो है मेरा 3360। भाई 3360 का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसमें से 75 स्क्रैप गया, तो 3360 माइनस 75, सो 3285 डिवाइड बाय 3360 which is equal to 97.76%। क्या बोला, 96.76%। यह हो गया मेरा क्वालिटी रेशियो। और अब मुझे चुपके से OEE कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा अवेलेबिलिटी रेशियो इनटू परफॉर्मेंस रेशियो इनटू क्वालिटी रेशियो। अवेलेबिलिटी रेशियो कितना है, 94.59, 94.59 इनटू परफॉर्मेंस रेशियो कितना है 89% इनटू क्वालिटी रेशियो कितना है 97.76%। सो फाइनल मेरा अमाउंट परसेंटेज कितना आता है 0.9459 इनटू 0.89 इनटू 0.976 इक्वल टू 82.29%। So 82.29% is the OEE as per new method suggested by ICAI. Copy everybody. चलो इधर भी देख लेते हैं अपन, इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से, बुक के हिसाब से 82 पॉइंट समथिंग, छुट्टा माफ, करेक्ट। एंड कमेंट कर देंगे कि भाई देखो 85% वर्ल्ड क्लास है, और कॉट्से बोलता है कि 60%, 50% के ऊपर भी अच्छा है। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर एट वर्ल्ड क्लास लेवल। 85% वर्ल्ड क्लास है, वी आर ऑलमोस्ट देयर एट वर्ल्ड क्लास लेवल। सो OE of KV Limited is close to 85%. अवेलेबिलिटी रेशियो काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस रेशियो थोड़ा डाउन है, क्वालिटी रेशियो इज ऑल्सो डिसेंट बट दैट कैन ऑल्सो बी इंप्रूव। वो हो गया तो अपन वर्ल्ड क्लास लेवल पे बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब और 3 सम है ये पीडीएफ में या इंस्टीट्यूट के, और 3 सम है, वो कौन करेगा, वो आप करेंगे, पर अपन दोनों डिस्कस करेंगे उसको यूट्यूब पे। बट मेरा एक सजेशन है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना मुझे, अगर आपने ट्राई किया तो, अगर आपने एफर्ट लिया तो, क्योंकि एफर्ट का फायदा आपको होने वाला है डायरेक्टली। सो ट्राई करो, एफर्ट लो, और OE आपका क्या है कमेंट पे लिख दो तो मजा आएगा, कि आपकी इच्छा। सो और सर 3 क्वेश्चन है देखो, और एक क्वेश्चन है GVK फार्मास्यूटिकल्स, तो आप लिखोगे GVK और उसके बाजू में आप लिख देना कमेंट में OE उसका कितना है। उसी के नीचे आप लिखना पैसिफिक कोस्ट, उसका OE कितना आया। और एक क्वेश्चन है हिंदुस्तान लिमिटेड, सो हिंदुस्तान, पैसिफिक, GVK, ये तीनों का OE आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, एंड देन अपन रीडिस्कस करेंगे। फाइनली यू कैन क्रॉस कंफर्म। ऑलराइट, सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। यस, ऑलवेज कीप कनेक्टेड। व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है ही फॉर डाउट्स, जो बहुत बिजी रहता है तो थोड़ा टाइम लगेगा वो डाउट्स को क्लियर होने को, बट यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर फॉर द डाउट्स, व्हिच इज दिस, राइट? ओके, चलो गाइस, सो आई होप वी आर क्लियर विद ऑल ऑफ दैट जो आज पढ़ाया था मैंने, करेक्ट था? विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, सीए संकल्प कांस्टिया। मिलते रहूंगा ऐसे और काफी सारे इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हasta la vista।